क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक किस राजवंश ने शासन किया? जी हां, हम बात कर रहे हैं रतनपुर और रायपुर के कलचुरी वंश की। इस वंश ने न सिर्फ सत्ता संभाली, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान भी बनाई। आज के वीडियो में हम जानेंगे इनके शासक, राजधानी और ऐतिहासिक महत्व। दक्षिण कोसल के इतिहास में कलचुरी राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेखों में इस वंश के राजाओं ने अपने को चंद्रवंशी माना है तथा सहस्त्रार्जुन की संतान बतलाया है। इनका नाम अभिलेखों में कटच्चुरी, कलत्सुरी, कालचूर्य तथा करचुली उल्लिखित है। 6वीं शताब्दी ईस्वी से 18वीं शताब्दी ई तक कलचुरी राजाओं ने भारत के अनेक स्थानों पर शासन किया। उनकी अनेक शाखाएं थीं, जिनमें माहिष्मती, त्रिपुरी, सरदूपार और रतनपुर के कलचुरी प्रमुख हैं। डॉ कीलहार्न के अनुसार कलचुरियों की प्राचीन राजधानी त्रित्सौर्य थी, जो अद्यावधि अज्ञात है। कलचुरियों ने 248 ईस्वी में अपना नया संवत चलाया, जो प्रायः 1000 वर्ष तक चलता रहा और जिसका उपयोग अन्य राजा भी करते रहे। कलचुरी हैहयों की एक शाखा है, जिसका उल्लेख पुराणों में आया है। ताम्रलेख आदि में कलचुरियों का सबसे प्राचीन उल्लेख सन 580 ईस्वी में मिलता है। इनके कई अभिलेख जबलपुर जिले में मिले हैं, जिनकी तिथियां 475 से 554 ईस्वी के मध्य जान पड़ती है। इससे डॉ रमेंद्रनाथ मिश्र एवं डॉ श्रीमती शांता शुक्ल ने अनुमान लगाया है कि इनकी प्राचीन राजधानी उच्चहरा, वर्तमान बघेलखंड, रही होगी। रीवा से 4 मील दूर रायपुर नामक ग्राम में कलचुरी क्षत्रियों की अभी भी बहुलता है। अब अपभ्रंश होकर उनका प्राचीन नाम करचुलिया हो गया है। प्राचीन राजधानी उच्चहरा से उठकर कलचुरियों ने जबलपुर के निकट 6 मील पर त्रिपुरी नगरी में अपना केंद्र बनाया, जहां त्रिपुरेश्वर महादेव अद्यावधि विद्यमान है। 9वीं शताब्दी के अंत में त्रिपुरी के कलचुरियों ने दक्षिण कोसल में अपनी शाखा स्थापित करने का प्रयत्न किया। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगण द्वितीय अर्थात मुग्धतुंग ने कोसल नरेश से पाली प्रदेश बिलासपुर जिलांतर्गत पाली नामक स्थान के आसपास का क्षेत्र जीत लिया था। इस समय यहां बाणवंशीय विक्रमादित्य प्रथम राज कर रहा था। इससे अथवा इसके उत्तराधिकारी से शंकरगण ने यह प्रदेश जीता होगा। शंकरगण ने इस प्रदेश पर अपने छोटे भाई की नियुक्ति की। उसका नाम अज्ञात है, परंतु अभिलेख यह उल्लेख करजा है कि उसकी राजधानी तुम्माण, आधुनिक तुम्माण, जिला बिलासपुर थी। यहां कलचुरियों ने 2-3 पीढ़ियां बिताई होगी। तदुपरांत वे स्वर्णपुर, आधुनिक सोनपुर, उड़ीसा के सोमवंशी राजा द्वारा पराजित कर दिए गए। अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि युवराज देव प्रथम और उसके पुत्र लक्ष्मण राज द्वितीय ने दक्षिण कोसल पर चढ़ाई कर वहां के राजा को पराजित किया था। संभवतः इन चढ़ाइयों का उद्देश्य सोमवंश राजाओं को पराजित करना था। इनमें त्रिपुरी के राजाओं को विजय मिली होगी भी यह जान नहीं पड़ता कि दक्षिण कोसल में कलचुरी शाखा की पुनः स्थापना हुई, परंतु भविष्य में कोकल देव द्वितीय के शासन काल में कलिंगराज नामक कलचुरी राजपुत्र ने अपने बाहुबल से दक्षिण कोसल को जीतकर तुम्मान नगर में, जहां उसके पूर्वजों ने राज्य किया तथा अपनी राजधानी स्थापित की। यह घटना लगभग 1000 ईस्वी की है। तुम्मान में राज्य करते हुए कलिंगराज ने अपने शत्रुओं का क्षय किया और राज्यश्री को बढ़ाया। कलिंगराज का पुत्र कमलराज सन 1020 ईस्वी के लगभग तुम्मान की राजगद्दी पर बैठा। इस प्रकार लगभग 11वीं शताब्दी से दक्षिण कोसल में है अर्थात कलचुरियों का आधिपत्य हो गया था। उसने अपने समकालीन त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव के स्वामित्व को स्वीकार किया। उसके राज्यकाल में त्रिपुरी नरेश गांगेय देव ने उड़ीसा पर चढ़ाई की थी। चूंकि दक्षिण कोसल मार्ग पर पड़ता था, अतः उसने अपने वंशज कमलराज को सेना सहित युद्ध में बुलाया था। कलचुरी नरेश पृथ्वीदेव
प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र लेख कलचुरी संवत 831 से विदित होता है कि कमलराज ने उत्कल के राजा को हटाकर उसकी लक्ष्मी गांगे देव को लाकर दे दी थी। मिराशिवा.वे ने इस उत्कल नरेश को करवंश द्वितीय शुभारंभ माना है। उत्कल से लौटते समय कमलराज के साथ साहिल नामक एक वीर पुरुष कोसल आया था। उसने और उसके वंशजों ने अपने स्वामी के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक राज्य जीत लिए। रत्नराज प्रथम तुम्मान राजवंश में एक राजकुमार रत्नदेव हुआ, जो कि 1045 के लगभग अपने पिता कमलराज के बाद सिंहासनारूढ़ हुआ। जाजल देव प्रथम के रतनपुर से प्राप्त शिलालेख कलचुरी संवत 866 से ज्ञात होता है कि उसने कोमोमंडल के आधिपत्य बज्जुक या बज्जू वर्मा की बेटी नोनल्ला से विवाह किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विवाह से छत्तीसगढ़ पर उसका अधिकार दृढ़ हो गया था, क्योंकि इसके बाद अनेक ताम्रपत्रों में इसका उल्लेख आया है। रत्नराज ने मणिपुर नामक प्राचीन ग्राम को नगर के रूप में परिवर्तित कर उसे रत्नपुर नाम दिया और अपनी राजधानी तुम्मान से हटाकर रत्नपुर में स्थापित किया। दक्षिण कोसल के कलचुरीय वंशीय सभी लेखों में प्रायः उल्लिखित है कि रत्नेश्वर रत्नदेव ने रत्नपुर में अनेक देवालय और मंदिर तथा फलों से भरे उद्यान सुंदर आम्रवन इमारतों का निर्माण कराया, जो कुबेर के नगर के समान चारों दिशा में प्रसिद्ध है। इसके पश्चात रत्नदेव का पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम 1065 ईसवी लगभग रत्नपुर के राजा सिंहासन पर आसीन हुआ। उसके ताम्रपत्र लेखों में उसे महामंडलेश्वर तथा समधिकता शेष पंचमहाशब्द कहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह त्रिपुरी की मुख्य शाखा के सामंत के रूप में राज्य करता था। उसने साम्राज्य का विस्तार करके संकल कोसलाधिपति की पदवी धारण कर ली और कोसल के 21,000 ग्रामों का स्वामी बन गया। पृथ्वीदेव की रानी का नाम राजल्ला था। उसके 2 मंत्री विग्रहराज और सोड़देव के नाम उत्कीर्ण लेखों में उल्लिखित हैं। उसने तुम्मान में पृथ्वी देवेश्वर नामक शिव मंदिर का और रत्नपुर में विशाल सरोवर का निर्माण करवाया। इसने पृथ्वीदेव प्रथम ने 1065 से 1090 ईस्वी तक शासन किया। जाजल देव प्रथम पृथ्वीदेव प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी जाजल देव प्रथम 1090 ईस्वी के लगभग सिंहासनारूढ़ हुआ। कोसल, आंग, खिमड़ी, लजिका, लांजी, भाणार भंडार, तलहारी मल्लार, जिला बिलासपुर, दंडकपुर, नंदवली और कुक्कुट के राजा जाजलदेव को वार्षिक कर या भेंट देते रहते थे। इस राजा के द्वारा जाजलपुर नामक नगर बसाने की सूचना भी उत्कीर्ण लेखों में मिलती है। उसने तपस्वियों के लिए मठ, उद्यान, आम्रवान और मनोहर सरोवर का निर्माण कराया था। जाजलदेव ने उड़ीसा पर भी आक्रमण कर सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया था। इन विजयों के कारण उसकी कीर्ति चहुं ओर फैल गई थी। सुअवसर देखकर उसने त्रिपुरी की प्रमुखता को ठुकरा दिया और अपने स्वातंत्र्य की घोषणा कर दी तथा अपने नाम के स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के जारी कर दिए। जाजलदेव ने अपने नाम पर जाजलपुर नामक नगर बसाया था, जो वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता है। इसके पाली स्थित देवालय का जीर्णोद्धार करवाया था। इस मंदिर की दीवाली पर श्री मज्जाजल्लल देवस्य कीर्तिः उत्कीर्ण है। रत्नदेव द्वितीय जाजल्लदेव प्रथम के बाद उसका पुत्र रत्नदेव द्वितीय ईसवी सन 1120 के लगभग राजा हुआ। उसके राज्यकाल के 4 अभिलेख अकलतरा, पारागांव, शिवरीनारायण और सरखों से प्राप्त हुए हैं। इसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण को युद्ध में पराजित कर अपने पिता की तरह त्रिपुरी की प्रभुसत्ता को मानने से इनकार कर दिया। इसके राज्य काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना गंगवशी राजा अनंतवर्मा चोड़गंग पर विजय की है। इस विजय से रत्नदेव की हिम्मत काफी बढ़ गई और उसने गौड़ देश पर आक्रमण करके राजा को हरा दिया। तत्पश्चात उसने भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग कर आक्रमण कर वहां के राजा हरवोहू को मृत्युलोक पहुंचा दिया।
रत्नदेव के राज्यकाल में विद्या और कला को उदारतापूर्वक राज्याश्रय मिला। पृथ्वीदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के 3 पुत्र थे। पृथ्वीदेव द्वितीय जयसिंह अकालदेव। ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठा। रत्नपुर शाखा के कलचुरियों में सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 1165 ईस्वी के मिले हैं, जिनकी संख्या अब तक 13 है। कलचुरीकालीन दक्षिण कोसल के राजनीतिक इतिहास में इस शासक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसने सरहगढ़, मचका, सिहावा, कांदा डोंगर, काकरे पर विजय प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त चक्रकोट, वर्तमान चित्रकूट, बस्तर जिला को जीतकर गंग राजाओं की हरा दिया था। इसने अपने पूर्व 2 राजाओं के समान स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का प्रचलन किया था। इनके रजत सिक्के बहुत ही छोटे आकार के थे। जनहितकारी कार्यान्तर्गत मंदिर निर्माण, तालाब निर्माण एवं बाग निर्माण का कार्य भी इस शासक के शासनकाल में प्रच्छन्न रूप से हुए। जाजलदेव द्वितीय पृथ्वीदेव द्वितीय के 3 पुत्र थे। जगदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी जाजलदेव द्वितीय हुआ। जाजलदेव द्वितीय कनिष्ठ होते भी राजगद्दी पर बैठा यह विचारणीय है। रत्नदेव तृतीय के खरोद शिलालेख से विदित होता कि जगदेव पूर्वी देशों में युद्धरत था, जिससे जाजलदेव द्वितीय अधिक प्रतापी नहीं थे, अतः उसे पूर्वी गंगों से लड़ने का महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा गया। जाजलदेव के राज्यकाल 1165 से 1168 ईस्वी के 3 अभिलेख हमोदा, मल्लार तथा शिवरी नारायण से प्राप्त हुए हैं। उसका राज्य अल्पकालीन और समस्याओं से पूर्ण था। उसके शासनकाल में त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रतनपुर की छोटी शाखा के उल्हाण देव ने जान से लड़कर जयसिंह देव को पराजित किया। जाजलदेव द्वितीय के राज्यकाल में अनेक देवालय बनवाए गए तथा तालाब खुदवाए गए। जगदेव जाजलदेव द्वितीय के अंतिम दिनों में कुछ संकट उपस्थित हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है खरोद शिलालेख के अनुसार जब जाजलदेव द्वितीय स्वर्गवासी हुआ तो चारों ओर अंधेरा छा गया और अव्यवस्था फैल गई। इस परिस्थिति को संभालने के लिए जाजलदेव द्वितीय का बड़ा भाई पूर्व देश से शीघ्र आया और उसने शांति और सुराज्य की स्थापना की। उसने लगभग 10 वर्षों तक 1168 से 1178 ईस्वी राज किया होगा। रत्नदेव तृतीय जगदेव की रानी सोमल्ला देवी का बेटा रत्नदेव तृतीय के नाम से रत्नपुर की गद्दी पर बैठा। उसके राज्यकाल में भी कुछ कारणों से अव्यवस्था बनी रही। उसने अशांतिपूर्ण काल में गंगाधर नामक विद्वान ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया, जिसने राज्य में वैभव एवं शांति की पुनः स्थापना की। गंगाधर ने खरोद स्थित लखनेश्वर मंदिर सभा मंडप का जीर्णोद्धार कराया और अनेक देवालय बनवाए। उनमें से रत्नपुर के समीप एक टेकरी पर एक वीरा देवी का मंदिर बनवाया, जो आज भी अच्छी स्थिति में है। रत्नदेव तृतीय के बाद कौन शासक बना यह कहना कठिन है। K.M. मुंशी के अनुसार रत्नदेव तृतीय के बाद उसका पुत्र पृथ्वीदेव तृतीय और प्रतापमल्ल शासक बना, जबकि वा मिराशी के अनुसार रत्नदेव तृतीय के बाद प्रतापमल्ल 1198 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा। प्रतापमल के 2 ताम्रपत्र एवं बिलाईगढ़ तथा 12 ताम्र सिक्के बालपुर बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। बिलाईगढ़ ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि रत्नदेव तृतीय का पुत्र प्रतापमल उसका उत्तराधिकारी हुआ तथा पेंड्राबंध ताम्रपत्र लेख से विदित होता है कि प्रतापमल ने युवावस्था में ही राज्यभार ग्रहण किया। संभवतः रत्नदेव तृतीय की मृत्यु हो गई होगी अथवा वह काफी वृद्ध हो गया होगा।
प्रतापमल्ल की राज्यावधि 1200 से 1225 ईस्वी मानी जा सकती है। प्रतापमल्ल के बाद कलचुरी इतिहास से संबंधित लगभग 300 वर्षों का काल अंधकारमय है। 15वीं शताब्दी के अंत में बाहरेंद्र नामक राजा के राज्य करने की सूचना मिलती है। इसी इतिहास के संबंध में हिमाद्रि के व्रतखंड के किसी जाजल्ल नामक नरेश का नामोल्लेख आया है। संभवतः वह प्रतापमल्ल का उत्तराधिकारी था। बाहरेंद्र के उत्कीर्ण लेख रतनपुर और कोसगई से प्राप्त हुए हैं, जिसमें विक्रम संवत 1552 ईस्वी 1494 से 1495 और विक्रम संवत 1570 ईस्वी 1523 का उल्लेख है। कोसगई के शिलालेख में बताया गया है कि राजा बाहरेंद्र ने पठानों को खदेड़कर शोण नदी तक भाग दिया था। इस लेख से यह भी ज्ञात होता है कि उसने अपनी राजधानी रतनपुर से हटकर कोसंगा, वर्तमान कोसगई के किले में स्थापित की थी। बाहरेंद्र के मंत्री का नाम माधव था। उसके बाद के कलचुरियों के कोई उत्कीर्ण लेख नहीं मिलते, किंतु यह निश्चित है कि वंश 1740 ईस्वी तक रतनपुर में राज करता रहा। बाहरेंद्र तथा उसके पूर्वजों के संबंध में कोसगई तथा रत्नपुर से प्राप्त बाहरेंद्र के तथा रायपुर और खल्लारी से प्राप्त ब्रह्मदेव के शिलालेखों से कलचुरियों के अंतिम चरण के इतिहास का पता चलता है। इन शिलालेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि रतनपुर के कलचुरी शासक सिंहण या सिंहण का बेटा डंधीर था। उसका बेटा रामचंद्र था। रामचंद्र के बेटे रत्नसेन का रानी गुंडाई से बाहरेंद्र का जन्म हुआ। अभिलेखों में बाहर के पूर्वजों की उपलब्धियों के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार बाहरसाय के 12 उत्तराधिकारी थे। इस भूभाग रत्नपुर को नागपुर के भोसलों के सरदार भास्कर पंत द्वारा सन 1740-41 ई में जीत लिया गया और इस प्रकार रत्नपुर के कलचुरी वंश की समाप्ति हुई। इस काल में सारे छत्तीसगढ़ में एक समान राजनीतिक पद्धति लागू हुई। इसके पहले कभी भी ऐसी एकरूपता प्राप्त नहीं हो सकी है। दूरस्थ पड़ोसी देश कलचुरियों की अधीनता को स्वीकार करते थे। रतनपुर का अंतिम कलचुरी राजा रघुनाथ सिंह वृद्ध हो चुका था। पुत्र शोक से वह व्याकुल था। अतः रानियों ने किले से सफेद ध्वजा दिखाकर मराठा सेना से युद्ध न करना ही उचित समझा और इस प्रकार बिना युद्ध प्रतिरोध के रतनपुर राज्य नागपुर के भोसला शासक अर्थात मराठों के अधिकार में आ गया। शताब्दियों से चली आ रही कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था एकाएक बिखर गई। छत्तीसगढ़ के समस्त जमींदार यदि समय पर संगठित होकर रतनपुर के राजा को सहयोग देते तो संभवतः मराठे सफल नहीं होते। मराठों ने परिस्थितियों का लाभ उठाया, अन्यथा उनका इरादा उड़ीसा की ओर कर वसूली के लिए जाने हेतु मार्ग के रूप में छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक उपयोग था। छत्तीसगढ़ विजय से मराठों के हाथ धान का कटोरा चला गया। वनोपज एवं खनिज का दोहन भी उन्होंने किया। बाद के ब्रिटिश राज में शामिल होने से जहां मैनचेस्टर के मिल समृद्ध हुए, छत्तीसगढ़ के धन से जो उन्होंने मराठों के माध्यम से प्राप्त किया, उनकी आर्थिक उन्नति में कालांतर में सहायक रही। रायपुर के कलचुरी 14वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में रतनपुर की कलचुरी शाखा का 2 भागों में विभाजन हो गया। मुख्य शाखा रतनपुर में राज करती रही तथा गौण शाखा ने रायपुर में राज्य स्थापित किया। बाबू रेवाराम के इतिहास के अनुसार 15वीं सदी में रतनपुर के कलचुरी राजा जगन्नाथ सिंह के 2 पुत्र, एक वीर सिंह देव, 2 देव सिंह देव। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण वीर सिंह देव को रतनपुर की राजगद्दी मिली और उनके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी रतनपुर के राजा होते गए। इसी समय राज्य का बंटवारा कर दिया गया और छोटे भाई देवसिंह को रायपुर राज्य शिवनाथ नदी का दक्षिण भाग दिया गया। किंतु रायपुर में संवत 1458 और खल्लारी में विक्रम संवत 1470 के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार राय या हरि ब्रह्मदेव को रायपुर का राजा बताया गया है।
इन शिलालेखों तथा बाबू रेवाराम के इतिहास के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि रतनपुर के कलचुरी राजवंश में आपसी झगड़े शुरू हुए और उसी वंश का कोई भाई या चाचा लक्ष्मीदेव रायपुर में जाकर बस गया था। लक्ष्मीदेव का लड़का सिंघण हुआ, जिसने शत्रुओं के 18 गढ़ जीत लिए थे। प्रमाण में संवत 1470 के खल्लारी के शिलालेख हैं। सिंघण का पुत्र रामचंद्र हुआ, जिसे इस शिलालेख में रायदेव कहा गया है। रायदेव का पुत्र ब्रह्मदेव हुआ। इसी ब्रह्मदेव को दोनों शिलालेख में राजा ब्रह्मदेव कहा गया है, जबकि बाबू रेवाराम ने अपने इतिहास में सैन्यपति तख्त ब्रह्मदेव राजा के शहर रायपुर रहते हैं उल्लेख किया है। इसके समय में संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य का कलचुरियों द्वारा पक्का बंटवारा हो गया होगा। इस तरह रायपुर शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई। इस शाखा में हुए राजा ब्रह्मदेव के 2 शिलालेख रायपुर से प्राप्त शिलालेख विक्रम संवत 1458, 1402 और खल्लारी से प्राप्त शिलालेख संवत 1470, 1415 ईस्वी हैं। खल्लारी अभिलेख से विदित होता है कि ब्रह्मदेव के पूर्वज रामचंद्र ने फणिनाग वंश के राजा भोणिक देव को पराजित किया था। उपर्युक्त लेख से यह विदित होता है कि ब्रह्मदेव की राजधानी खल्लवाटिका, आधुनिक खलारी, रायपुर जिला में थी। ब्रह्मदेव के बाद राजाओं के उत्कीर्ण लेख नहीं मिलते। केवल अंतिम राजा अमर सिंह देव का एक ताम्रपत्र विक्रम संवत 1792 में दिया गया था। इसके कुछ ही वर्षों के बाद नागपुर के मराठों के हाथ अमर सिंह का पतन हुआ। सन 1750 में अमर सिंह से उसका राज्य छीनकर रायपुर, राजिम, पाटन का इलाका उसे दिया गया और 7000 रू वार्षिक टकौली बांध दी गई। सन 1753 में राजा अमर सिंह का देहांत हो गया। उस समय उनका पुत्र शिवराज सिंह अंतिम कलचुरी नरेश रायपुर शाखा तीर्थ यात्रा पर था, अतः उपर्युक्त इलाके भी उसके लौटाने के पहले जब्त कर लिए गए। बिंबाजी भोसले के समय महासमुंद तहसील में स्थित बड़गांव क्षेत्र शिवराज सिंह को माफी में दे दिया गया और यह भी अधिकार दिया गया कि वह जिले के प्रत्येक गांव से 1-1 रुपया परवरिश के लिए वसूल कर लिया करे। यह व्यवस्था सन 1822 तक चालू रही। पश्चात शिवराज सिंह के पुत्र रघुनाथ सिंह का प्रति गांव 1 रुपया के बदले मुरैना, नांदगांव और भालेसर ग्राम उसके जीवन निर्वाह के लिए माफी में दे दिया गया। उधर बिंबाजी ने रतनपुर के अंतिम राजा रघुनाथ सिंह के लिए भी यही व्यवस्था की थी। इस प्रकार है वंशियों की रतनपुर एवं रायपुरीय शाखा अंत एक ही स्तर पर हो गया और छत्तीसगढ़ में मराठों का एक राज्य स्थापित हो गया। रायपुर के कलचुरी राजाओं के कार्यकाल में रायपुर नगर का विकास हुआ। यहां पर अनेक तालाब बनाए गए। बूढ़ा तालाब के समीप किला बनाया गया तथा श्री रामचंद्र जी के मंदिर का विकास किया गया, अर्थात श्री दूधाधारी मंदिर क्षेत्र को तालाब एवं उद्यान के माध्यम से दर्शनीय बनाया गया। रतनपुर एवं रायपुर के कलचुरी राजाओं के कार्यकाल में 18 गढ़ रतनपुर राज्य के एवं 18 गढ़ रायपुर राज्य का विकास हुआ। अनेक जमींदारियां अपने क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर थीं। छत्तीसगढ़ सदियों से एक शांत प्रिय क्षेत्र रहा है। यहां पर बाह्य आक्रमण भी बहुत कम हुए। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों के तथा जहांगीर पुत्र परवेज के रतनपुर आगमन की चर्चा होती है। वह भी प्रसंग वंश अर्थात दक्षिण या उत्कल जाते समय मार्ग में पड़ने के कारण प्रथम बार दिल्ली के प्रभाव में छत्तीसगढ़ उस समय आया जब गोंडवाना की रानी दुर्गावती की वीरतापूर्ण संघर्ष के बाद उनकी मृत्यु के बाद गोंडवाना पर मुगलों का प्रभाव कायम हुआ। छत्तीसगढ़ सीमा स्थित होने के कारण राजा कल्याणसाय को दिल्ली कुछ वर्षों के लिए कर देना पड़ा। सरगुजा में कभी कभी मुस्लिम सेना हाथी पकड़ने के नाम से आती रही। इन प्रसंगों को यदि अलग कर दें तो कभी भी प्रत्यक्ष प्रशासन छत्तीसगढ़ पर सल्तनतकालीन या मुगलकालीन शासकों का नहीं रहा।
छत्तीसगढ़ का इतिहास वस्तुतः प्राचीन एवं अर्वाचीन प्रशासनिक व्यवस्था से ही प्रभावित होता रहा। मध्यकालीन मुस्लिम सत्ता की प्रशासनिक व्यवस्था से यह क्षेत्र अप्रभावित रहा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां एक ही राजवंश ने दीर्घकाल तक शासन किया। यहाँ की प्राकृतिक संरचना ने भी इसे सुरक्षित रखने में कवच सदृश कार्य किया। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति चित्रोत्पला महानदी के अविरल प्रवाह की तरह संवर्धित एवं गतिमान रही।